नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। जैसा कि हम देख रहे हैं, बिहार का बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए चैप्टर वाइज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत होती है संगम काल से। टॉपिक है हमारा संगम काल। संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? उस समय संगम युग में विख्यात था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसलिए संगम काल में उरेयूर सूती वस्त्र एवं कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उरेयूर नामक स्थान की चर्चा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में भी हुई है। मदुरई वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? चेर, चोल, पांड्य का हुआ है, नहीं हुआ है तो वो है कदम्ब। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राज्यों का उद्भव और उनके विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण तिथि न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। कदम या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी? ये लिखी गई है विल्ली पुतूर के द्वारा। सर्वप्रथम संगम काल में महाभारत का तमिल अनुवाद विल्ली पुतुनार ने किया। इसके बाद पल्लव काल में पेरुंदेवनार ने भारत वेणना नाम से महाभारत का तमिल अनुवाद किया। तेलुगु में महाभारत की रचना नन्नय्या और तिकन्ना ने किया। गुप्तोत्तर काल एवं गुप्त काल। गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल में देखते हैं, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? ये किया गया था कृष्णदेवराय के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक कृष्णदेवराय अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। उल्लेखनीय है कि कृष्णदेवराय को कन्नड़ राज्य में राम रमण तथा आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा तेलुगु में राजकीय कला पर लिखी गई पुस्तक अमुक्त मालमात बहुत प्रसिद्ध है। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? पंचतंत्र लिखा गया विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र को नीति कथाओं के प्रथम स्थान प्राप्त है। पंचतंत्र को 5 तंत्रों या भागों में बांटा गया है: मित्रभेद, मित्रलाभ, कोकोलुकियम, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षित कारक। झांसी के पास देवगढ़, देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? ये गुप्त काल के, गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां गुप्त काल की कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। गुप्त मूर्ति कला में बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों के अतिरिक्त गैर धार्मिक विषयों की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? यह किया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल लगभग 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक का था। यह गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया? परम भागवत समुद्रगुप्त को कहा गया है। गुप्त वंश के 3 प्रमुख शासकों में से समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, परंतु नालंदा ताम्रलेख के अनुसार परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की है। समुद्रगुप्त के विजयों की जानकारी इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जो गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखित है। समुद्रगुप्त के विजयों से प्रभावित होकर विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। प्रयाग प्रशस्ति के 21वें पंक्ति में आर्यावर्त के 9 शासकों का वर्णन किया गया है। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? कुल 9 शासकों का जिक्र किया गया। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिसेन। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किस में मिलता है? इलाहाबाद के अभिलेख में। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? गुप्त वंश ने। प्रश्नगत विकल्पों में सर्वाधिक समय तक शासन गुप्त वंश ने किया था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसके द्वारा 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन किया गया था।
गुप्त वंश का शासनकाल 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक का माना जाता है। गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त, जिसका शासनकाल 275 ईस्वी से 280 तक रहा, और अंतिम शासक विष्णुगुप्त, जिसका शासनकाल 540 से 550 ईस्वी तक का था। गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को उनके अभिलेख में दीनार कहा गया है। गुप्त शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किया। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर उपज का 6ठा भाग थी। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। आर.एस. शर्मा ने तर्क दिया है कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में धन अर्थव्यवस्था का पतन दिखता है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? गुप्त वंश ने। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग। किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है? ये तर्क था आर.एस. शर्मा का, इतिहासकार। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित हैं? दीनार नाम से अंकित हैं। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? कौन है इसमें से? सुश्रुत, सौमिल्य, शूद्रक या सौम? तो इनमें से कोई नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर है ई। प्रश्नगत में जो दिए गए चारों विकल्पों में से संबंधित व्यक्ति गुप्त काल में चिकित्सा से संबंधित नहीं है। भारत में चिकित्सा से संबंधित दो महत्वपूर्ण व्यक्ति चरक और सुश्रुत, इन दोनों का संबंध जो है मौर्योत्तर काल से है। ताम्रलिप्ति बंदरगाह का प्रयोग जो है गुप्त काल में उत्तर भारत के व्यापार के लिए किया जाता था। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, यह आर्यभट्ट ने कहा है। गुप्त काल में बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपराहत कहा जाता था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति बंदरगाह। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि प्रतिदिन सूर्य के चारों तरफ नहीं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? किसका व्याख्या था ये कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जिसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? ये व्याख्या दिया था आर्यभट्ट ने। किस प्रकार भूमि को अपराहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपराहत कहा जाता था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान। फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में भारत की यात्रा की। यद्यपि फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में समकालीन शासक के नाम का उल्लेख नहीं किया है, किंतु उसमें चंद्रगुप्त कालीन भारत की सांस्कृतिक दशा का सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक था जिसने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया। शकों को पराजित करने के कारण इसे सकारी भी कहा जाता है। इससे इसे सोपारा, काम्बे व भड़ौच बंदरगाह की प्राप्ति हुई। इसके उपलक्ष्य में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। महरौली लौह स्तंभ का चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? गुप्त वंश के। महरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र जो है वो किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, यानी विक्रमादित्य से। निम्नलिखित गुप्त शासकों में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण इसे सकारी कहा जाता है? यह है चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, काम्बे और बड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिला गया? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कारण। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, यानी विक्रमादित्य ने। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया, कौन था? स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त द्वारा हूणों को पराजित किया गया। भीतरी अभिलेख गाजीपुर के 8वें श्लोक में हूणों के साथ युद्ध होने का उल्लेख मिलता है। हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक विशाख दत्त है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक लिखे हैं। कुमार संभवम महाकाव्य की रचना कालिदास ने की। वाणभट्ट ने अष्टांगी हृदयम नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की है। वाघभट्ट। बृहत संहिता पुस्तक के लेखक वाराहमिहिर हैं।
अमर सिंह के अमरकोश ग्रंथ में 12 प्रकार के भूमि का वर्णन मिलता है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार विशाखदत्त और मुद्रा राक्षस के भी विशाखदत्त। कौन सा जोड़ा इसमें है जो सही नहीं है? दंडी दश कुमार चरित सही है। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखित सही है। आर्यभट्ट के द्वारा बृहत संहिता ये गलत है। भास के द्वारा स्वप्नवासवद्धता ये भी सही है। तो जो गलत है वो है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट के द्वारा बृहत संहिता नहीं लिखी गई है। बृहत संहिता वाराहमिहिर के द्वारा लिखी गई है। अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है? 12 प्रकार की भूमि का। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? वाग्भट। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास के द्वारा लिखी गई कुमार संभवम या कुमार संभव। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। कहाँ से? जावा सुमात्रा से। गुप्त काल के बाद बिहार के साथ ही समूचे भारतीय क्षेत्र ने व्यापारिक उद्देश्य से दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई, जिसमें इंडोनेशिया के में स्थित जावा और सुमात्रा द्वीपों का महत्वपूर्ण स्थान है। पाल शासकों विशेषकर देवपाल जिसके साम्राज्य में बिहार का संपूर्ण भाग था, उसके काल में शैलेंद्र वंशी शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को अनेक गांवों का दान में दिया। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव ने की। इस वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? नान्यदेव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? राम सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? गुप्त काल में। नालंदा बिहार प्रांत की राजधानी पटना के दक्षिण में स्थित है। सर्वप्रथम यहाँ एक बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई। चीनी यात्री वेनसांग लिखता है कि इसका संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म में के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है, जिसकी सुप्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 1202 में नष्ट कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक या स्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा। वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया। तत्कालीन समय में मथुरा सूती वस्त्र के उत्पादन का मुख्य केंद्र था, जबकि वाराणसी रेशम के वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। चीनी यात्री वेनसांग ने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। वेनसांग आया हर्षवर्धन के काल में और फाहियान आया था विक्रमादित्य के काल में। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। थानेश्वर राजधानी थी किसकी? वर्धनों की। थानेश्वर पुष्यभूति वंश यानी वर्धनों से संबंधित हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। यह 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुष्यभूति वंश की राजधानी बनी। यह आधुनिक दिल्ली तथा प्राचीन इंद्रप्रस्थ नगर के उत्तर में अंबाला एवं करनाल के मध्य स्थित था। हर्षवर्धन के काल में इसका महत्व बढ़ गया। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने किया। हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री वेनसांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। हर्षवर्धन की रचना हर्ष के दरबारी कवि वाणभट्ट ने किया था। हर्षचरित की रचना। वाणभट्ट मूलतः प्रीतिकूट गांव का रहने वाला था। कवि बाण निवासी था कहाँ का? उपरोक्त में से कोई जगह इसमें से नहीं है। बाणभट्ट मूलतः प्रीतिकूट गांव का रहने वाला था। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? वाणभट्ट। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? वेनसांग ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की है? पुष्यभूति ने। चीनी यात्री युआन चुआंग भारत को पहुंचा 629 ईस्वी में। दिए गए को सुमेलित करें। चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार देवी, समुद्रगुप्त, प्रयाग शिलालेख, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य की उपाधि, कुमारगुप्त प्रथम, महेंद्र दत्त। चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी, समुद्रगुप्त प्रयाग शिलालेख, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या था? राजतरंगिणी। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। यह सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। किरातार्जुनीयन पुस्तक के लेखक भारवी पल्लव काल के थे।
पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के बड़ी संख्या में सातवाहनों द्वारा जारी किए गए थे। और भारवी जो थे वो पल्लव काल के थे, जिनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम है किरातार्जुनीयन। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई, किनके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा है? किरातार्जुनीय पुस्तक लिखा गया है भारवी के द्वारा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक की राजनैतिक और सामाजिक स्थिति। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।